नमस्कार। मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी वाले पेपर के संबंधित टॉपिक। जो आपको बताऊंगी वह है मापन के स्तर या मापनियाँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान में सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों है और सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। इसके विषय में चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज के वीडियो में मापन के स्तर और मापनियों के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। मापन के स्तर या मापनियों से क्या तात्पर्य है। मापन से तात्पर्य तथ्यों को किसी मापनी के अनुसार आंकिक रूप प्रदान करने से है। किन्हीं विशेष नियम के आधार पर किसी तथ्य, व्यवहार, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या घटना को विशेष अंक या संकेत प्रदान कर उनसे उसकी विशेषताएं व्यक्त की जाएं तो उसे मापन या मात्रात्मक वर्णन कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम मनोविज्ञान में किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो मापन करने का आधार यहाँ पर अंक ही होते हैं। हम उसे उस गुण के आधार पर अंक प्रदान करते हैं जिस गुण का मापन हम मनोविज्ञान में कर रहे होते हैं। तो मापन से तात्पर्य किसी तथ्य को किसी मापनी के अनुसार, मापनी क्या है, जो भी मापनी हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मनोविज्ञान में यदि हम किसी परीक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो परीक्षण क्या है, वो मापनी है। परीक्षण में जो अंक मिले हैं वो उसकी योग्यता के विषय में बता रहे हैं या उसकी विशेषता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो मापन से तात्पर्य तथ्यों को किसी मापनी के अनुसार आंकिक रूप प्रदान करने से है। आप सभी पिछले वर्ष प्रैक्टिकल कर चुके हैं और वहाँ आपने परीक्षणों का इस्तेमाल किया है। परीक्षणों के आधार पर आपने देखा है कि परीक्षण में जब भी हम किसी परीक्षण को किसी विद्यार्थी पर अप्लाई करते हैं तो उसके आधार पर हम उसे अंक प्रदान करते हैं और अंकों के आधार पर ही हम उसकी किसी विशेषता के विषय में भी बता रहे होते हैं कि इसमें ये विशेषता या ये गुण किस मात्रा में है। तो किन्हीं विशेष नियम के आधार पर किसी तथ्य, व्यवहार, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या घटना को विशेष अंक या संकेत प्रदान कर उनसे उसकी विशेषताएं व्यक्त की जाएं तो उसे मापन या मात्रात्मक वर्णन कहा जाता है। विभिन्न विज्ञानों में विषय सामग्री का मापन करने के लिए प्रायः 4 स्तर या मापनियों का उपयोग किया जाता है। 4 प्रकार की मापनियों का इस्तेमाल किया जाता है मनोविज्ञान में किसी भी चीज़ का मापन करने के लिए। इन मापनियों को परिशुद्धता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। परिशुद्धता मतलब ये मापनियाँ किसी भी चीज़ का मापन कितनी एक्यूरेसी से कर रही हैं, कितने शुद्धतम तरीके से कर रही हैं, इसके आधार पर इन मापनियों को व्यवस्थित किया जाता है या इन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। स्टीवेंस 1946 ने 4 विभिन्न मापनियों को मान्यता दी है। स्टीवेंस ने मापनियों को किन भागों में बांटा है? प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा है और ये मुख्य 4 स्तर या मापनियाँ हैं। पहला, शाब्दिक मापनी। शाब्दिक मापनी क्या है? शाब्दिक मापनी वो है जिसमें कि शब्दों का उपयोग किया जाता है विशेष रूप से और उन शब्दों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ उत्तर दिए जाते हैं। दूसरा है क्रमिक मापनी जिसमें कि हम कोई क्रम प्रदान करते हैं। तीसरा है अंतराल मापनी या इंटरवल स्केल्स जिसमें विभिन्न इंटरवल्स पर कुछ कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, कोई प्रत्युत्तर दिए हुए होते हैं, उनके आधार पर हम मापन करते हैं। अनुपात मापनी या जिसे रेशियो स्केल कहते हैं। तो पहली शाब्दिक या नॉमिनल स्केल्स, दूसरी क्रमिक मापनी या ऑर्डिनल स्केल्स, तीसरी अंतराल मापनी या इंटरवल स्केल्स और चौथी अनुपात मापनी या रेशियो स्केल्स। यहाँ अभी हम संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं इनका।
आगे इनका विस्तृत वर्णन भी आप सभी देखेंगे कि ये सब क्या है। प्रत्येक मापनी या स्तर की अपनी विशेषताएं होती हैं, नियम होते हैं, सीमाएं होती हैं और शुद्धता का स्तर है। इसके साथ ही मैं यहाँ एक चीज़ आपको और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्रत्येक की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन उसके साथ ही अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। तो अपनी विशेषताएं हैं और अपनी कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूसरे प्रकार की जो मापनियां हैं, उन कमियों को उसमें दूर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनमें कोई अन्य कमियां हो सकती हैं। यहाँ एक एक कर इनका वर्णन किया जाना उपयुक्त जान पड़ता है। पहले है शाब्दिक मापनी, नॉमिनल स्केल्स। नॉमिनल स्केल्स क्या हैं? परिशुद्धता की दृष्टि से मापन का यह निम्नतम स्तर है। अगर हम शुद्धता के आधार पर ये कहें कि ये सबसे ज़्यादा शुद्ध मापन करेंगी, तो ये क्या है? शाब्दिक मापनी परिशुद्धता की दृष्टि से मापन का उन्होंने कहा ये निम्नतम स्तर है। इससे बहुत अधिक शुद्ध चीज़ें या शुद्ध रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं को किसी गुण या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इन चरों की प्रकृति गुणात्मक होती है, गणनात्मक नहीं होती। किसी गुण के आधार पर इन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर हम समझ सकते हैं कि उदाहरण के आधार पर लिंग के अनुसार स्त्री अथवा पुरुष, इन दो भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। तो पहला स्त्री और दूसरा पुरुष। अब स्त्रियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनके आधार पर हमने यहाँ नहीं बांटा है। हमने वर्गीकरण जो किया है वो किसके आधार पर किया है? स्त्री और पुरुष के आधार पर। उसी प्रकार से पेशे के अनुसार डॉक्टर, वकील, अध्यापक, नर्स आदि। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी श्रेणियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो ये भिन्नता कैसी है? ये भिन्नता उस प्रकार की है जो निम्नतम स्तर की है, कि ये केवल भिन्नता उनकी उस विशेषता, बृहद विशेषता के आधार पर करती है, विस्तृत विशेषता के आधार पर करती हैं, और बाकी ये इसके आधार पर और ज़्यादा कोई विस्तृत जानकारी नहीं देती। किसी ग्रुप में एक दूसरे से ज़्यादा या कम नहीं, किसी ग्रुप में किसकी विशेषता दूसरे से ज़्यादा है या कम है, इसके आधार पर इसका विभाजन नहीं होता। इस आधार पर विभाजन होता है कि उनकी वो विशेषता क्या है। इसमें केवल गणना की जा सकती है कि इसमें नंबर कितना है, इस प्रकार की गणना की जा सकती है। जोड़, घटाव या तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि हम बात करते हैं पेशे की, तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर में अच्छा डॉक्टर है, बुरा डॉक्टर है, इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। कितने डॉक्टर्स, कितने वकील, कितने अध्यापक, कितनी नर्स, इस प्रकार से हम केवल एक नंबर दे रहे हैं कि भारतवर्ष में टोटल डॉक्टर्स कितने हैं, टोटल वकील कितने हैं। हम यहाँ उनकी कैटेगराइजेशन हम वहाँ नहीं कर रहे हैं। तो किसी एक गुण या जब भी हम बात कर रहे होते हैं, सभी श्रेणियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। किसी गुण में एक दूसरे से ज़्यादा या कम नहीं होती। इसमें केवल गणना की जा सकती है, जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता या तुलना नहीं की जा सकती है। यह मापनी शोध के प्रारंभिक स्तर पर वर्गीकरण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, और इसका जो उपयोग है वो केवल लिए है कि ये प्रारंभिक स्तर पर लोगों को या वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकती है भिन्न भिन्न समूहों में। दूसरी है क्रमिक मापनी या ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल किसे कहते हैं? यह मापनी या स्तर परिशुद्धता की दृष्टि से मापन में भी श्रेणियों या वर्ग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस मापनी या स्तर पर देखें तो परिशुद्धता की दृष्टि से क्या है कि मापन में भी श्रेणियां या वर्ग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु उन्हें किसी एक गुण या विशेषता के आधार पर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा क्रम सूचक अंक प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान, तो गुण एक ही है
और उस गुण के आधार पर ही हम इन्हें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से भिन्न रख रहे हैं और भिन्नता के आधार पर हम इन्हें एक क्रम भी प्रदान कर रहे हैं। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, इस प्रकार के स्थान प्रदान करना। इस मापनी के आधार पर समूह में सम्मिलित सभी का स्तर अन्य समूह से उच्च या निम्न हो सकता है, परंतु अपने समूह में उनका स्तर प्रथम है। यदि हम और बच्चों को उसमें शामिल करें तो हो सकता है कि वो जो बच्चा फर्स्ट आया है वाद विवाद में, वो वहाँ पर जाकर के फर्स्ट नहीं आया, फर्स्ट कोई दूसरा आ जाए। लेकिन जिस समूह के अंदर हम वाद विवाद प्रतियोगिता संपादित करा रहे हैं, उस समूह में उसका स्थान कैसा है, प्रथम है। यह मापनी भी पूर्णतया परिशुद्ध, वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। इस मापनी के लिए हम सांख्यिकीय विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें क्रमों के आधार पर गणना की जाती है, जैसे कोटिक्रम। कोटिक्रम में एक रैंक प्रदान की जाती है कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, या सहसंबंध या मध्यांक आदि के आधार पर। ये विधियाँ कौन सी हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद है तीसरे प्रकार की अंतराल मापनियाँ या इंटरवल स्केल्स। ये क्या हैं? यह मापनी पहले दो स्तरों से अधिक परिशुद्ध, वैज्ञानिक और विश्वसनीय है। जो पहले दो हमने बात की है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये अंतराल मापनियाँ अधिक शुद्ध और वैज्ञानिक रिजल्ट प्रदान करती हैं। इसमें क्रमिक मापनी के सभी गुण हैं, साथ ही अंतरालों के मध्य अंतर या दूरी का समान अर्थ या मूल्य है। इसे सम अंतराल मापनी भी कहा जाता है। प्रायः मनोविज्ञान के चरों के लिए इस स्तर के मापन का उपयोग किया जाता है। इस मापन की मुख्य कमी यह है कि इसमें मापन के वास्तविक शून्य बिंदु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि उसमें वो योग्यता थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य होगी, परंतु मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में इसी मापनी का उपयोग किया जा सकता है। इस स्तर की परिशुद्धता, वैज्ञानिक व विश्वसनीयता प्राप्त की जा सकती है। तो इन मापनियों के आधार पर, हालांकि कोई शून्य बिंदु नहीं होता इसमें किसी भी योग्यता का या विशेषता का, लेकिन फिर भी इन मापनियों का उपयोग किया जाता है और इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो शुद्ध, वैज्ञानिक और विश्वसनीय होते हैं। चौथा प्रकार है अनुपात मापनियों का। अनुपात मापनियों से तात्पर्य है कि यह वह सर्वश्रेष्ठ स्तर की मापनी है, क्योंकि यह परिशुद्धता, वैज्ञानिकता व विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी है, अधिक शुद्ध है, अधिक वैज्ञानिक है और अधिक विश्वसनीय है। तो इस मापनी में अंतराल स्तर की समस्त विशेषताओं के साथ निरपेक्ष शून्य बिंदु भी रहता है, जिससे गणित की सभी विधाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग का उपयोग किया जा सकता है। भौतिक विज्ञानों में प्रायः मापन के इसी स्तर का उपयोग किया जाता है, जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, लीटर आदि। इन सभी मापों में निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है। इन मापों के आधार पर किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना अनुपात में भी की जा सकती है। इसी तरह अनुपात मापन में अर्थ प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञानों में अनुपात मापनियों का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अन्य जगहों पर भी अनुपात मापनियों का जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ इसमें एक निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है और इसके आधार पर किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना अनुपातिक रूप में भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान में इस विभिन्न 4 प्रकार की मापनियों का इस्तेमाल किया जाता है। शाब्दिक मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। इन सभी की विशेषताएं आज मैंने आपको बताई। अगले टर्न पर नए टॉपिक के साथ में फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। थैंक यू।